Hello, dear learners. Hope you are doing well and studying hard. So, we all know the exams are approaching. जून 10 से 21 तक डेट्स आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अब प्रिपरेशंस फुल फेज़ में चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को एक तड़का लगाने के लिए हम ये PYQ सीरीज़ करते हैं। लास्ट में जब हमने MH सेट की सीरीज़ की थी वो हमें एग्जाम में बहुत हेल्प की। क्वेश्चंस भी रिपीट हुए, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे थे हिस्ट्री के ही जो या तो कंसेप्ट बेस्ड थे या तो एज सच क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो हमें वही हमारी इंस्पिरेशन है UGC नेट की सीरीज़ बनाने के लिए। उसी के साथ साथ अभी हम मई में पेपर 1 भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम उसके भी वीडियोस ऐसे ही बनाएंगे। और अभी पेपर 2 भी थोड़ा फुल स्पीड में चलेगा। मैं यूजुअली हर एक इसके एक ही पेपर लूँगी, शिफ्ट्स में जो अलग अलग होते हैं मैं वो नहीं करूँगी। जितना पॉसिबल है उतना मोस्ट टारगेट रहेगा कि एक वीडियो हर टाइप का रहे। जैसे अभी जून दिसंबर तो ऐसे एक वीडियोस हर टाइप के आने चाहिए, वो हमारा मेन फोकस रहेगा। और इसी के साथ साथ हम जो कंसेप्ट है वो भी कवर करना स्टार्ट करेंगे मई से। और बुक्स आप कौन से रेफर कर रहे हो मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको कुछ सजेशंस चाहिए तो मैं आपको मेरे नोट्स, मेरे PDF सब कुछ भेज दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि मेरे पास में कुछ ऐसा मटेरियल है मेरा खुद का जो काफ़ी हेल्प करता है रिविजन के लिए और प्रिपरेशन के लिए भी। और अगर आपको कोई बुक्स चाहिए तो आप मुझे वैसे भी बोलो, मेरे पास उसके भी PDFs अवेलेबल है। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पेपर है पेपर 2 दिसंबर 2015 का पेपर 2, जिसमें टोटल है 50 क्वेश्चंस for 100 मार्क्स। पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हर्थ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल हर्थ कहाँ पर मिले हैं? इन इंडिया, ये पूछा है। और हर्थ माने जो ओपन फायर एरिया रहता है, जैसे यज्ञ करने के लिए जो रहता है ना, बनाते हैं, उसको बोलते हैं हर्थ। तो ये कहाँ मिला था? बीलासुरगम जो कहाँ प्रेजेंट है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ओके। अपर पैलियोलिथिक साइट है ये, अपर पैलियोलिथिक साइट। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इन साउथ एशिया द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट बार्ले फार्मिंग हैज़ बिन फाउंड। ये नियोलिथिक साइट है। हमने ये प्लेस काफ़ी बार पढ़ी है हमारे जब नियोलिथिक स्टडीज़ करते हैं। और उसका बुरजा होम भी एक एग्जाम्पल है जो कश्मीर में है। और ये दूसरा है बलूचिस्तान, जो नॉर्थ इंडिया में ही है, सब कॉन्टिनेंट, सॉरी नॉर्थ में आएगा सब कॉन्टिनेंट के। तो उसी का पार्ट है बलूचिस्तान, जहाँ पर हमें एविडेंस मिलते हैं व्हीट बार्ले फार्मिंग, यस, व्हीट बार्ले फार्मिंग के एविडेंसेस। मेहरगढ़ जो नियोलिथिक साइट है जहाँ पर 7000 BC में फार्मिंग एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बलूचिस्तान, ओके। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राखीगढ़ी, मिडल टाउन, हरप्पा, सिमेट्री H, मोहनजोदारो, सिमेट्री R37, कालीबंगन, बरियल ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? नॉट। तो ये है हमारा सिमेट्री R37 मोहनजोदारो। सिमेट्री R37 कहाँ प्रेजेंट है? हरप्पा में प्रेजेंट है, ओके। सिमेट्री R37 हरप्पा में प्रेजेंट है। आगे फोर्थ, ओके। मैच लिस्ट 1 हरप्पन साइट्स विथ लिस्ट 2 आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल, बनावली, ब्रॉन्ज चैरेट, इंस्क्राइब ब्रॉन्ज एक्स, टेराकोटा प्लॉ एंड आइवरी स्केल। अभी जो ये प्लॉ का है वो हमें पता है कि वो कहाँ पर मिला था। बनावली में एविडेंस है फार्मिंग के, तो वो वहीं पर मिला है। D का 3 है क्या? दो ऑप्शंस में है, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदारो का क्या फेमस है? इंस्क्राइब्ड ब्रॉन्ज एक्स, A का 2, ये आता है इस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, तो इसीलिए A का 2। हरप्पा का क्या फेमस है? ब्रॉन्ज चैरियट, घोरत, लोथल का आइवरी स्केल और बनावली का टेराकोटा प्लॉ। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्यन डेटीज हैव बीन इन्वोक्ड इन बोगस कोई इंस्क्रिप्शन फ्रॉम एशिया माइनर। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में कौन से डाइटीज के बारे में बताया गया है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर है D, इंद्र, नसत्य, मित्र, वरुणा। ये सारे ऋग्वेदिक डेटीज है, ठीक है। ऋग्वेदिक डेटीज है जो वैदिक पीरियड में प्रेजेंट थे। जैसे इंद्र का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। उसके बाद में विष्णु वगैरह जो भगवान है, शिव जी, इनके बारे में गुप्ता पीरियड से ज़्यादा मतलब उनको पॉपुलैरिटी मिली है, वैसे बोल सकते हैं। सिक्स्थ, इन इंडिया फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ भोजपत्र का अर्लीस्ट एविडेंस अ वेल नोन राइटिंग मटेरियल इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड। कहाँ से मिला है ये? ऑप्शन D, श्रीरंगवेरपुर। ऑप्शन D, सिक्स्थ का है ऑप्शन D, श्रीरंगवेरपुर। जो राइटिंग मटेरियल में यूज़ होता है भोजपत्र, उसका एविडेंस, ठीक है। और ये कहाँ पर है? UP, उत्तर प्रदेश।
7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, कौन सी संहिता है ये? वजसनी, अरे वजसनाई संहिता है जो शुक्ल यजुर्वेद से एसोसिएटेड। शुक्ल माने कि वाइट और ब्राइट यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? जिसमें हिम्स लिखे होते हैं, मंत्रास फॉर वर्शिप, रिचुअल्स के रिलेटेड जो मंत्रास है वो यजुर्वेद में लिखे हैं, शुक्ल यजुर्वेद में। ठीक है, और एकदम वेल अरेंज्ड है ये जो शुक्ल यजुर्वेद है। एंड जो तथा मैत्रेयानिया एंड तैतरीय है वो किससे एसोसिएटेड है? कृष्ण यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद जो कि वाइट और ब्राइट है, और कृष्ण यजुर्वेद वो भी रिचुअल्स के बारे में ही है, बट वो कृष्ण रंग का होता है, डार्क रंग का होता है। ओके, अभी 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया वॉज मेंशन्ड इन मेगास्थीन्स इंडिका? ये है पंड्या। मेगास्थीन्स किसके कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। 9th, from where the largest apsidal shrine of Indian subcontinent is discovered? It is option 2 Sirkap. Okay, Sirkap. Option 2 Sirkap. Why it is not working? Okay, option 2 Sirkap. लार्जेस्ट अपसिडल मतलब ऐसे नीचे हेमिस्फेरिकल डोम होता है, और फिर उसके ऊपर नागरा स्टाइल वाला जो होता है ना, वैसे गोपुरम जो होता है वो टावर वैसा होता है, अपसिडल टेम्पल। और ये कितने हाइट का था? लार्जेस्ट था, इसीलिए 70/40 मीटर्स, 70/40 मीटर्स। ठीक है। 10th, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड संगम? कौन थे प्रेसिडेंट थर्ड संगम के? नाकिरार, ये क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, नाकिरार। बाकी के जो संगम थे, फर्स्ट और सेकेंड संगम, उनके कौन थे? अगस्त्य ऋषि। और जो फर्स्ट संगम थी और जो थर्ड संगम थी उनमें कॉमन क्या है कि वो दोनों मदुराई में हुई थी। और जो सेकेंड संगम थी वो थी कपतापुरम। फर्स्ट और सेकेंड के कौन थे? फर्स्ट के और सेकेंड के कौन थे? अगस्त्य ऋषि। ओके, अगस्त्य ऋषि थे फर्स्ट और सेकेंड के, और वो फर्स्ट मदुराई में हुई थी, सेकेंड कपतापुरम में हुई थी, और थर्ड कहाँ हुई थी संगम? थर्ड संगम हुई थी मदुराई में ही, मदुराई। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन इंडिया इंट्रोड्यूस डेट ऑन देयर कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये थे इंडो ग्रीक। ओके, इंडो ग्रीक, वेरी प्रिसाइज क्वेश्चन। एक्चुअली इसका आंसर है इंडो ग्रीक, सॉरी, इसका आंसर उन्होंने दिया है कर्दमका शाखा। ऑप्शन जो आंसर की में है कर्दमका शाखा, बट ये इंडो ग्रीक मोस्ट प्रिसाइज आंसर आता है, इंडो ग्रीक, क्योंकि कुशान इंडो ग्रीक में आते हैं ना, इंडो सिंथियंस इंडो ग्रीक, तो इसीलिए ऑप्शन ए इंडो ग्रीक्स आता है। कुशान्स ने इंट्रोड्यूस किया था कि इंडो ग्रीक किंग मिनिएंडर ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में कुशान, उनके भी डेटीज़ वगैरह सब रहते थे, पर हमारे जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें आया है कर्दमका शाखा। ठीक है। 12, बयाना होड़ कंटेंट द कॉइन्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी फ्रॉम बयाना होड़। बयाना कहाँ पर प्रेजेंट है? राजस्थान में। तो वहाँ पर है चंद्रगुप्त वंश से स्कंदगुप्त के कॉइन्स, और ये कितने टोटल? 2000 गोल्ड कॉइन्स। मुझे कमेंट्स में बताओ कि गोल्ड कॉइन्स, गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स को क्या टर्म दिया है, क्या नाम दिया है? ठीक है। और ये गोल्ड कॉइन्स है, हिस्ट्री ऑफ गुप्ता डायनेस्टी भी पता चलती है। और ये किसने फाइंड किया था? एएस अल्टेकर ने। एएस अल्टेकर आर्कियोलॉजिस्ट है वो, न्यूमिनिस्टिक। आगे 13, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द एविडेंस ऑफ सन टेम्पल? सन टेम्पल का एविडेंस किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? यह है मंदसौर, ऑप्शन बी मंदसौर। ओके, यहाँ से पता चलता है। और ये जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, ये इसके एक्चुअली दो है इंस्क्रिप्शन ऐसे। जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है कुमार गुप्ता का है, और एक है वीर सेना, उसके ऑथर है। तो जो कुमार गुप्ता वाला इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें उन्होंने बताया है सन टेम्पल, बट वेरी प्रिसाइजली बंधुवर्मन का जो इंस्क्रिप्शन है उस पर उन्होंने लिखा है कि सिल्क वर्कर्स कंस्ट्रक्टेड सन टेम्पल एंड रिपेयर्ड बाय बंधुवर्मन, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद कुमार गुप्ता टू, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट बंधुवर्मन ने उसको रिपेयर किया है, ये भी बताया है उसमें। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन इंडिया हैड नॉट इशूड देयर ओन कॉइन्स? ये है पल्लवा डायनेस्टी, ऑप्शन 2। पल्लवा डायनेस्टी ने अपने कोई कॉइन्स इशू नहीं किए हैं। और यस, जो कि वन मोर थिंग, 13 क्वेश्चन का एक और बात, वत्स भट्ट थे जिन्होंने कुमार गुप्ता के ऑथर थे। वत्स भट्ट जो कुमार गुप्ता के थे, और जो बंधुवर्मन के थे वो थे वीरसेना। बंधुवर्मन के थे बंधुवर्मन के थे वीरसेना।
ओके, सी यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख दिया है कि वत्स भट्ट का ऑथर थे कुमार गुप्ता के इंस्क्रिप्शन के, और वीरसेना थे बंधु वर्मन के इंस्क्रिप्शन के। 15 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज समुद्रगुप्तास कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कांची। ये थे विष्णु गोपा, जिन्होंने उन्हें हराया भी था। समुद्रगुप्त ने विष्णु गोपा को भी हराया था। जो 12 किंग्स को हराया था समुद्रगुप्त ने, उनमें से एक थे विष्णु गोपा, जो पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कांची की। हमने 12 किंग्स जिनको डिफीट किया था उसके बारे में डिस्कस किया है इसके पहले वीडियोस में। तो मुझे बताओ कमेंट्स में कि वो कौन से 12 किंग्स थे। मैंने लिख कर भी दिया था सभी नाम, तो मुझे उनके नाम बताना। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड इन चोला कंट्री। इट इज़ उरयूर। एक मथुरा काफ़ी फेमस है कॉटन ट्रेड में नॉर्थ इंडिया में, और उरयूर है साउथ इंडिया के लिए फेमस। ओके। 17, Who among the following authors is known for his satires exposing the evils of contemporary society। ये कौन थे जिन्होंने काफ़ी ऐसे बुक्स लिखी है, काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी है जो सोसाइटी के सारे फॉल्स डूइंग्स वगैरह बताती थी। किसने लिखा है ये? शमेंद्र। ये जो शमेंद्र है ना, इन्होंने लिखा है। शमेंद्र जो कहाँ से बिलोंग करते थे? कश्मीर से बिलोंग करते थे। शमेंद्र बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर। ओके। एंड येस, वन मोर थिंग, जो समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा है? एक प्रशस्ति है काफ़ी फेमस। तो वो कौन सी प्रशस्ति है मुझे कमेंट्स में बताओ, जिसमें उन्होंने ये सब कुछ लिखा है, 12 किंग्स की डिफीट वगैरह। चलो, शमेंद्र ने कौन सी बुक्स लिखी है हम वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बुक्स का नाम है चतुर्वर्ग समग्र। फिर उसके बाद में है भारत मंजरी एंड देन देशोपदेशा। ओके, ये बुक्स के नाम हैं। और भी बुक्स है शमेंद्र की, बट हमने जो काफ़ी फेमस बुक्स है उसका नाम लिख दिया है, चतुर्वर्ग समग्र। सटायर मतलब जैसे सैवेज रिप्लाइज होते हैं ना, कि टेढ़ा बोलना या फिर उसी के बारे में बोलना बट थोड़ा घुमा फिरा कर, तो वैसे। आगे बढ़ेंगे। कंपाइल नत ए मोहम्मदी अ बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। 18 क्वेश्चन, किसने लिखी है बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? तो इसका आंसर है डी, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। ओके, नत ए मोहम्मदी अ बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, तो ध्यान से देखो। ओके, बरनी के बुक्स भी बहुत सारे हैं, हम आगे वो भी देखेंगे वीडियोस में, तो वो काफ़ी बार रिपीट होती है, तो वैसे भी हमारा रिवीजन होने वाला है। 19, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। बर्बक, वकील दर, सर जंदर केवनी, पेविलियन बियरर, कमांडर ऑफ बॉडीगार्ड, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड और चैम्बरलेन। तो 19 का आंसर है। ये सारे टर्म्स है, एकदम सिंपली बोलती हूँ, सारे टर्म्स है, ध्यान से देख लो। आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ टर्म्स एक आंदा दे देंगे, फिर आपको उस पर से पता करना है आंसर्स क्या है, तो उस हिसाब से भी इसको ध्यान में रखो। एक का बर्बक यानी चैम्बरलेन, फिर वकील दर माने मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, सर जहांदर कमांडर ऑफ बॉडीगार्ड, और केवनी पेविलियन बियरर। अभी आगे बढ़ेंगे। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत द ओल्डर सिस्टम और systems were not immediately eliminated but continued to function though with superimposition of demands of a new ruling class। एकदम से मतलब जो ओल्डर सिस्टम्स थे वो सारे अबॉलिश नहीं हुए, धीरे धीरे एलिमिनेट करते गए, तो उसी के साथ साथ न्यू सिस्टम्स भी अपनाना शुरू हो गए थे। द रेबेलियस टेरिटरीज वर कॉल्ड मावस। ये एक टर्म ना लिख कर रख लो, ये 2 राइट है। रेबेलियस टेरिटरीज को मावस बोलते थे। देन थर्ड, अलाउद्दीन्स मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन वॉज वेरी क्लोज टू व्हाट वॉज कॉल्ड कंकुट इन लेटर टाइम्स। अभी कंकुट क्या है ये पता करो, पता करो ये, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँगी ना तो वो एकदम ऊपरी पढ़ाई होगी। मेरे पास तो लिखा हुआ है कंकुट टर्म का मीनिंग, बट मुझे आपसे जानना है कमेंट्स में। फोर्थ, टू क्रॉनिकलर्स नेमली बरनी एंड यहा give different ways in which increase in scale of agrarian taxation was brought out by Muhammad Tughlaq. Yahya says that new additional imports above were levied on peasantry and Barani says that the 3 major taxes were more vigorously assessed and collected. तो इसमें क्या किया है उन्होंने पता है क्या? जो ए है ना, मतलब जो स्टेटमेंट्स है, जैसे याहिया का स्टेटमेंट है 3 मेजर टैक्सेस से रिलेटेड, और जो बरनी है उसका स्टेटमेंट है एडिशनल इम्पोर्ट अबव से रिलेटेड, उसको बस उन्होंने इंटरचेंज कर दिया है, एंड इसीलिए हमारा आंसर ये वाला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है।
आगे बढ़ेंगे 21. हु इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इट मे बी दैट अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स द विजयनगर स्टेट डज नॉट कम क्लोजेस्ट टू some form of feudalism, but difference between this war state and others in Europe and Japan to which the label feudal has been applied are so fundamental that the concept does not provide a useful framework for discussing the social order at that time. फ्यूडलिज्म से रिलेटेड है कि जो यूरोप में फ्यूडलिज्म था और जो विजयनगर में था, ये दोनों मतलब एक तरह से क्लोज आते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पर है? This war state and others in Europe and Japan to which label feudal has been applied are so fundamental that the concept does not provide a useful framework. मतलब कि जो विजयनगर था और जो उनके बीच में यूरोप के बीच में डिफरेंस कहाँ आता है? वॉर स्टेट। विजयनगर बार बार लड़ाइयों में लगा हुआ था, आजू बाजू बहामनी थे, फिर वैसे ही उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा था, तो उससे रिलेटेड ये पर ये और ये बोला किसने? ये बोला है डीसी सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है, दिनेश चंद्र सरकार। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है, जैसे कि सक्सेसर्स ऑफ सातवाहनास, द शक्तिपीठास, इंडियन एपिग्राफी। मैं बुक्स एंड ऑथर्स बार बार क्यों बोलती हूँ पता है क्या? ताकि एग्जाम में तो पाए ना तब रिग्रेट ना हो। मेरे साथ हो चुका है, मैं आपके साथ में वैसा वो नहीं चाहती हूँ। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, पर जब एग्जाम में हर एग्जाम में उनके ऊपर क्वेश्चन आते ही है, तो वो अगर पता रहा तो उतने ही मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाते हैं ना। डीसी सरकार हिस्टोरियन ही, ये भी दिनेश चंद्र सरकार, उनकी बुक्स का है सक्सेसर्स ऑफ सातवाहनास, इंडियन एपिग्राफी, शक्तिपीठास, ये फेमस बुक्स। और भी बुक्स है उनकी। आप एक काम करना, जितने भी एग्जाम मतलब इसमें क्वेश्चंस में आते हैं ना बुक्स या ऑथर्स या हिस्टोरियंस, उनके ना बुक्स लिख कर रख लेना अपने पास में। और उनके अगर कोई बहुत फेमस स्टेटमेंट्स है तो वो भी पता कर लो कि उन्होंने कब कहाँ पर बोला है, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो वो भी लिख कर रखो अपने पास में। वैसे नोट्स बनाओ टू द पॉइंट, बिना काम की बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि पता है हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, हिस्ट्री माने उसमें ही बहुत डीप है। बट ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए जितना है ये PYQs को देख कर ही पढ़ो। 22. I visited the buildings of Man Singh and Bikram Singh thoroughly. They are wonderful buildings, entirely of heaven stone in heavy and unsymmetrical blocks. However, of all Raja's building, Man Singh's is the best and loftiest. Who expressed these views after visiting the royal buildings of Gwalior? ये थे बाबर। जब बाबर आए थे इंडिया में, उन्होंने जब अटैक किया था 1527 में ग्वालियर फोर्ट पर, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ग्वालियर फोर्ट से रिलेटेड। ठीक है। 22 का आंसर है ए। 23. Which of the following sources has narrated the history of the first 19 years of reign of Abdullah Qutub Shah 1626 to 72, which is more likely a diary of Qutub Shahi court and gives account of social life and the administration of kingdom? ये है मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद हकीकत उस सलातिन। यस, ये कुतुब शाही डायनेस्टी जो कहाँ से बिलोंग करती है? गोलकोंडा से बिलोंग करती है कुतुब शाही डायनेस्टी। तो इसी के बारे में लिखा है, और ये बुक किसने है? मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद की बुक है हकीकत उल सलातिन। ओके, 23 का आंसर है ऑप्शन 2। अरे अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24. Under the Mughal Peshkash and Nazar were two distinct forms of offering presents to the emperor. Aurangzeb reorganized the terminology. Which of the following statement is not correct in this regard? औरंगजेब ने रीऑर्गेनाइज किया है। ऑल पेशकश इन कैश टू बी कॉल्ड नजर, करेक्ट। नियाज शुड बी यूज फॉर द गिफ्ट्स ऑफ प्रिंसेस, करेक्ट। निसार शुड बी यूज फॉर गिफ्ट्स ऑफ नोबल्स, करेक्ट। नजर वॉज टू बी ऑफर्ड इन थैंक्स गिविंग फेलिटिशियस ओकेशंस ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। ऑप्शन डी है जो गलत है, ऑप्शन डी। 24 का है ऑप्शन डी गलत। ओके, बाकी के स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी गलत है। ये टर्म्स याद रख लो क्योंकि ये आ सकते हैं आगे एग्जाम में, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो उसी हिसाब से। 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन टेक्नोलॉजी अंडर द मुगल्स? द वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल्स वे प्रोड्यूस्ड विदाउट द एड ऑफ मल्टी स्पिंडल व्हील्स. द सी गोइंग वेसल्स डिड नॉट हैव एनी मॉडर्न नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट एस्ट्रोलायर, करेक्ट. द मैसिव मुगल मॉन्यूमेंट्स वे कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ सच एलिमेंट्री एड्स एज द व्हील बैरो, नहीं. Even such elementary objects as screws with proper grooves essential for most mechanical process were not produced. ये करेक्ट है, तो हमारा 25 का आंसर है सी। 25 का आंसर है सी। क्यों? तो ये उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ व्हील बैरो, वो जो रहता है ना लकड़े का गाड़ी रहती है जिसमें सीमेंट भरते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रहते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं था, बाकी भी चीज़ें थी। ठीक है, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है ना, इसीलिए। The term चकला has been used in medieval Indian history sources. It means चखला माने टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल टू सरकार। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता था, डिस्ट्रिक्ट जो रहती है ना अभी, वो अभी की जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टर्म चकला देखा, टर्म्स आते हैं, मैंने बोला ना टर्म्स रिपीट होते हैं, कुछ भी रैंडम टर्म्स है वो भी यूज़ कर लेते हैं।
और ये मैंने यहाँ पर ओके और जो यहाँ पर बोला ना, क्यों बोला, क्योंकि न्यू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, न्यू मटेरियल्स, ये सब आना चालू हो गए थे मुगल्स के टाइम पर, जैसे पिपरा ड्यूरा वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने काफ़ी अपने नए नए मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, तो उसमें उन्होंने अलग अलग टाइप की चीज़ें यूज़ की है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक सिंपल व्हील बैरो से तो इतना सारा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक है। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? In Khalisa Sharifa, the tax were collected from imperial treasury. The Jagirs were regularly transferred. An area might at one time be in Khalisa, at another time assigned in Jagir. Jamadani had no role in Jagir assignments. Mansabdars were assigned Jagirs in lieu of cash salary. ऑप्शन 3 है इसका आंसर। जमादनी क्या होता है? ये एक तरह का रेवेन्यू असेसमेंट होता है टू ग्रैंड जागिर्स। और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि नो रोल इन जागिर असाइनमेंट, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा? नॉट करेक्ट। एक तरह का रेवेन्यू असेसमेंट है फॉर ग्रांट्स ऑफ जागिर। और ये किसने स्टार्ट किया था? जमादमी शाहजहाँ ने। और इसी की वजह से, मतलब ये मंथली बेसिस पर था, इसी की वजह से बाद में फिर जागीरदारी और एग्रेरियन क्राइसिस भी आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड बाय इंग्लिश टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर वॉज व्यूड एज वंडर टू द मंगोल? ये था सी कोल। ये बहुत जल्दी बर्न होता था, पिटमिनस पल्वराइज्ड, बर्न्स रेडिली, वो टाइप का कोल था। 29, रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस मनुष्य बिकम्स द फॉलोइंग impassioned reference? When any hungry wretch takes it into his head to ruin the kingdom, he goes to the king and says to him, Sir, if your majesty will give me permission to raise money and a certain number of armed men, I will pay so many millions. तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी जाकर अगर बोलता है कि आप मुझे थोड़ी सी ज़मीन पैसे दे दो और कुछ आदमी दे दो, तो मैं आपको मिलियंस ऑफ रुपीज़ पे करूँगा। तो ये किस में आता है? ये आता है इजारादारी सिस्टम। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ना कि इजारादारी में मतलब जैसे राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा और उसी को रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी मिलेगा। और मनुष्य कौन है? ये एक इटालियन फिजिशियन ट्रैवलर थे जो मुग़ल एम्पायर में आए थे। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी अबाउट द मुग़ल एम्पायर। ये चीज़ ध्यान में रखो कि इन्होंने मुग़ल एम्पायर, शाहजहाँ के टाइम पर आए थे ये, और इन्होंने एक बुक लिखी है। मैं उस बुक का नाम लिखती हूँ, स्टोरिया द मंगोर। ये बुक लिखी है मनुची ने, और ये एक तरह से फर्स्ट हैंड अकाउंट है, विटनेस अकाउंट्स अबाउट द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, मुग़ल कोर्ट। 30, population of Mughal India is estimated by scholars using various variables. Which of the following is not correct? वापस से not correct in this regard. Moreland has estimated the population of Mughal India on the basis of extent of cultivated area, अरज़ी। उसके बाद में ये करेक्ट है। Moreland has estimated the population of Deccan and South India on the basis of civilian soldier ratio. ये मतलब 1:30 ऐसा आता है वो 30। अगर 30 सिविलियन है तो एक सोल्जर आता है, ये वाला है मोरलैंड का, साउथ इंडिया से रिलेटेड। फिर अशोक वी देसाई हैज एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन ऑफ मुगल इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एंड पर कैपिटल लैंड रेवेन्यू। करेक्ट। किंग्सले डेविस हैज मॉडिफाइड मोरलैंड फिगर्स ऑफ इंडिया पॉपुलेशन फ्रॉम 100 मिलियन टू 145 मिलियन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के सब सही है, तो ये ध्यान में भी रखो। रेशियो है 30 सिविलियन के ऊपर एक सोल्जर्स। 31, the attempt to extend Mughal administration over Golconda, Bijapur and Karnataka stretched the Mughal empire to a breaking point. Perhaps Aurangzeb might have been better advised to accept the suggestion put forward by his eldest son Shah Alam for a settlement with Bijapur and Golconda, annex only a part of their territories and let them rule over Karnataka, which was far away and difficult to manage. These are the views of, ये किसने बोला है? सतीश चंद्रा, जो मेडिवल इंडिया से काफ़ी एसोसिएटेड है। उन एक बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन है, इमिनेंट हिस्टोरियन है। उन्होंने ये बोला है जब औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा एनेक्सेशन स्टार्ट कर दिया था, तो वही एक तरह से ब्रेक पॉइंट आ गया था, बिकॉज इतना वॉर किया, इतने सारे बैटल्स लड़े कि पूरा ड्रेन आउट हो गया था फाइनेंशियली, आर्मी वगैरह। तो उनके बेटे ने तब उन्हें ये सजेशन दिया था। 32, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट मुगल कोर्ट एटिकेटर्स? एटिकेट्स रहते हैं कोर्ट के, तो उसमें मुगल कोर्ट में नॉट ट्रू पूछा है। व्हेन द दरबार प्रोसीडिंग्स वेयर ऑन, नोबल्स वेयर नॉट परमिटेड टू सिट। यस, उन्हें एक तरह से काफ़ी साइलेंट रहना पड़ता था, पूरा साइलेंस मेंटेन करना पड़ता था, ये भी एक पॉइंट था। ओके,
उसके बाद में इन 1638 औरंगजेब इशूड एन ऑर्डर दैट मनसबदास बिलो द रैंक ऑफ 2000 मैन टेकिंग लीव ऑन द एम्पर शुड नॉट वेट फॉर फतिया टू बी रीड। वो निकल जाना, मतलब 2000 से नीचे वाले जो कि इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में ही है। फिर इन 1693 औरंगजेब ऑर्डर दैट कलर ऑफ गारमेंट्स ऑफ द उमरा शुड नॉट बी रेड। उन्होंने कलर ऑफ गारमेंट्स चेंज कर दिया था। फोर्थ, द नोबल्स वेयर टू वेयर नीमा अस्तीन एंड रैप अ शॉल अराउंड देयर सोल्जर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पायर। ये गलत है, ऑप्शन डी इज़ नॉट राइट। और जैसे अलग अलग एटिकेट्स क्या थे, कॉर्निश मतलब कि राइट हैंड का जो पाम है वो सर पर लगाना ऑन फोर हैंड एंड आगे बेंड करना, झुकना, मतलब मुजरा देते हैं, माना था मुजरा उस टाइप में। तस्लीम माने सैल्यूटेशन, सजदा, सजदा वो भी एक तरह से सैल्यूटेशन ही होता है। सिट अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, नो इंटॉक्सिकेशन। इनफैक्ट अकबर ने तो अकबर जहांगीर तो डायरेक्ट प्रिजन में डालते थे जो उनके वहाँ पर ड्रिंक करके जाते थे अल्कोहल। 33, वेयर डिड अ स्कूल डेवलप वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ डिक्शनरी मिफ्त उल फुजला वेयर प्रोफेशनली इलस्ट्रेटेड। ये है मालवा में। और ये जो बुक है ये किसने लिखी है, मिफ्त उल फुजला बाय मोहम्मद दौड़, मोहम्मद दौड़। ओके, ओह सॉरी पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, मोहम्मद दौड़ शाहाबादी, शाहादी आबादी। और इस बुक में क्या दिया है कि डिफरेंट स्केचेस है, ड्राइंग्स है जो बताती है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम। सल्तनत पीरियड था जब लिखी गई बुक है ये। 34, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज इनटू इंडिया। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़। कब आए थे पोर्चुगीज़? इन 1498। कौन आया था? वास्को द गामा। डच 1602। फिर आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1604। और फिर फ्रेंच सबसे लास्ट में 1664। ठीक है, डी सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन में, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अरे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा ये पॉसिबल। ओके आगे बढ़ेंगे। 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ काउंट द लैली इन द कार्नेटिक। काउंट द लैली कौन थे? जिन्होंने 7 ईयर्स वॉर भी लड़ा था और बैटल ऑफ पॉन्टिबॉश भी लड़ा था इरकुट के अगेंस्ट ब्रिटिश। और इसी के रिलेटेड है क्वेश्चन भी। द होम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड लैली टू ग्रेजुअली पेनेट्रेट इनलैंड, टू पार्टिसिपेट इन म्यूचुअल quarrels ऑफ इंडियन प्रिंसेस टू बेस्ट एडवांटेज ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, टू कॉन्सेंट्रेट हिज एफर्ट्स अपॉन सीजिंग द फोर्टिफाइड स्टेशंस ऑफ इंग्लिश ऑन इंडियन कोस्ट। फिर टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स विच आर डीम्ड नेसेसरी फॉर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें से क्या पूछा है कि कौन से दिए थे, कौन से है करेक्ट स्टेटमेंट्स? तो ये है ऑप्शन डी, सी एंड डी आर ओनली करेक्ट। ओके, सी एंड डी आर ओनली करेक्ट। कॉन्सेंट्रेट अपॉन सीजिंग फोर्टिफाइड स्टेशंस और इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। ये मिलिट्री जर्नल थे। थॉमस आर्थर काउंट दे लैली फ्रेंच जनरल थे और इन्होंने ना एक तरह से धोखा किया था फ्रेंच के साथ में, फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में, इसीलिए उन्हें एग्जीक्यूट किया था, उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। कब? 1766 में। और बैटल ऑफ 7 ईयर्स वॉर कब तक चला था, कब से कब तक था? 1756 से 63। 37, बिटवीन हुम द ट्रीटी ऑफ बसीन वॉज साइन इन 1802। देखो ट्रीटी ऑफ बसीन 2 बार आती है हमारे स्टडी में। ट्रीटी ऑफ बसीन जो 1534 में हुई थी फर्स्ट, वो किसके बीच में हुई थी? बहादुर शाह और पोर्चुगीज़, जिसमें उन्होंने पोर्चुगीज़ को 7 आइलैंड्स भी दे दिए थे और उसी के साथ साथ वसई भी दे दिया था, बसीन जिसका और एक नाम है वसई। वैसे ही ट्रीटी ऑफ बसीन जो 1802 में हुई थी वो थी पेशवा बाजीराव टू एंड मार्केस ऑफ वेल्लेस्ली, इनके बीच में हुई थी। ठीक है, जिससे बाद में सिंधिया और गायकवाड़ ये सब बहुत अपसेट थे और उसके बाद में थर्ड बैटल एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोल रेबेलियन इन 1832-33। कोल रेबेलियन का हुआ था छोटा नागपुर प्लेट्यू पर हुआ था और उसी का पार्ट चौर्स, होज और मुंडा थे, बट भील्स उसका पार्ट नहीं थे। 37 का आंसर है सी। ठीक है, और इसके लीडर्स कौन कौन थे कोल रेबेलियन के? बुद्धू भगत, मदारा महाटो। और ये वाले जो रिवोल्ट था ये किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लैंड टेन्योर्स वगैरह ला लिए थे, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया था। एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना ये ट्राइबल्स को, तो उन्होंने रिवोल्ट किया था उसके अगेंस्ट। 38, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द बैप्टिस्ट मिशनरीज ग्रुप। इसमें से कौन बिलोंग नहीं करते? ये मोंटा लैम्बेट। बाकी विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम बर्ड ये बिलोंग करते हैं बैप्टिस्ट स्कूल से। ओके, श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशनरी वॉज एस्टैब्लिश इन
1800 बाय विलियम वर्ड ने एस्टैब्लिश की थी श्रीरामपुर वाली जो बैप्टिस्ट मिशनरी है, और उनका साथ किसने दिया था? जोशुआ मार्शमैन ने दिया था, ठीक है। और विलियम कैरी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ बैप्टिस्ट ग्रुप, यही बैप्टिस्ट ग्रुप से वो भी एसोसिएटेड थे, श्रीरामपुर। चलो आगे बढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती वॉज नॉट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस आइडियाज? वेनेरेशन ऑफ काउ, जो गाय की पूजा करना है वो उनके अगेंस्ट नहीं थे। बाकी आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति की पूजा करना, पॉलीथिज्म मानी कि एक से ज़्यादा भगवानों में भरोसा रखना, बिलीव रखना, और पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मतलब क्या होता है कि आप हर चीज़ में भगवान है ये सोच रखना। ये तीनों में वो भरोसा नहीं करते थे, पर उनका वेनरेशन ऑफ काउ मतलब गौ सेवा में भरोसा करते थे, गौ सेवा को मानते थे, ठीक है। और दयानंद सरस्वती किससे एसोसिएटेड है? ही इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, जो कहाँ हुई थी? मुंबई में 1875 आर्य समाज। मोनोथिज्म, एक ही भगवान में मानना। 40 आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट एन ओरिएंटलिस्ट, ये है चार्ल्स ग्रैंड। बाकी एस.टी. कोलब्रुक, विलियम कैरी और जेम्स प्रिंसेप है ओरिएंटलिस्ट, जो कि मतलब ईस्ट एशिया या इसकी एशियन साइड की पढ़ाई करते हैं। पर चार्ल्स ग्रैंड थे डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1792 में, और इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओके आगे पढ़ेंगे। अरे ये तो मिट गया, ओके कोई बात नहीं। वेट अ मिनट ओके चलो आगे बढ़ेंगे हम। 41 व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द क्रक्स ऑफ ड्रेन थ्योरी हाईलाइटेड बाय दादाभाई नौरोजी? एब्यूज ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय मर्चेंट्स ऑफ द रूलिंग क्लास, इल कॉटन मनी टेकन फ्रॉम प्रिंसली रूलर्स एंड रिमिटेड टू इंग्लैंड, अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ग्लिटिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स विद ब्रिटिश मर्चेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। वो उसके सख्त खिलाफ थे, बिकॉज उनका ऐसा बोलना था कि आप इंडिया से पैसे लेकर जाते हो और वो फॉरेन आउट ऑफ इंडिया दे देते हो, फिर जो गुड्स है, जो सैलरीज है, ये सब कुछ भी इंडिया से लेकर बाहर लेकर अपने कंट्री में लेकर चले जाते हो। ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कौन से बुक में लिखी है दादाभाई नौरोजी ने? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलो 42 विच ऑफ द मैच द सोशल मूवमेंट्स लिस्ट 1 में एंड इन विच दे वेर फाउंडेड लिस्ट 2 में। तो लिस्ट 1 में है परमहंस मंडली, कायस्था सभा, सरीन सभा, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा। लिस्ट 2 पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश। सो नाउ मुझे परमहंस मंडली पता है, दादोबा पांडुरंग उन्होंने ये महाराष्ट्र में फाइंड की थी। ए का 2 किस में है? एक ही ऑप्शन में है, एलिमिनेशन से फटाक से हो गया ये तो, बट हम बाकी भी देखेंगे। कायस्था सभा ये नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह, बिहार, ये सब साइड में। सरीन सभा ये एक तरह से है सिंह सभा भी बोलते हैं इसे, पंजाब में हुई थी ये, और सिख रिलीजियस मूवमेंट। श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरला में। इजावा अनटचेबल्स जो क्लास थी उन्होंने फॉर्म की थी ये सभा। 43 assertion and reasoning. Some held the view that under a socialist government colonialism could play a positive civilizing role. Such a view was often used by some sections in socialist movement to support the colonial policies of their respective governments. तो इसमें पूछा है assertion and reasoning, इसका आंसर है 1 बिकॉज दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे। 44 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो किस ईयर में थे? तो रहमतुल्लाह सयानी, बहिरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नवाब सैयद मोहम्मद। ठीक है, मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पता है, डी ऑप्शन डी है। 1945 से आगे वो थे एक प्रेसिडेंट, तो सी का 4 किस में है? ए के ऑप्शन में है। मतलब आपको जो पता है ना, ऐसे ही एलिमिनेशन से, ऐसे ही टेक्निक से आप पेपर सॉल्व करो। जो पता है वो इतना अच्छे से पता रखो कि पता रहना चाहिए, ये मुझे पता है ना, इसके अलावा मैं इसमें गलत नहीं हूँ, ये एकदम सही है, यही आंसर है। इसी वे में पढ़ाई करो। ए का है 2 1896, रहमतुल्लाह सयानी, बहरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो 1887 में थे आफ्टर द INC फॉर्मेशन। सेकेंड, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। और नवाब सैयद मोहम्मद, डी। ओके, डी का 3। आगे बढ़ेंगे हम। हु ऑथर द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1935 to 1942? ये है सुभाष चंद्र बोस। ओके, लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक लिखी है? अनहैप्पी इंडिया, द अनहैप्पी इंडिया। और मोतीलाल नेहरू की बुक का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू जी की बुक का नाम है वॉइस ऑफ फ्रीडम, उनके स्पीच लिखे हुए इसमें।
फिर पट्टभी सिद्धरमैया, उन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी एंड गांधीज़म, ये भी बुक लिखी है पट्टभी सिद्धरमैया ने। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड which of the following was observed as the direct action day by Muslim League? डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। ये अगर ध्यान में नहीं रहती ना डेट तो एकदम ऐसे याद रखो, इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले और 1 दिन बाद। मैंने तो वैसे ही याद रखी है, इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले, ऐसा भी याद रखे। 1516 आसपास ही आता है ना, वैसे भी याद रख सकते हैं। ओके 47 विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ लार्जर स्टेट्स एक्सप्रेस देयर डिजायर टू रिमेन इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज जून 1947? ये थे त्रवणकोर और भोपाल। जूनागढ़ तो अगस्त में डिसाइड किया था उन्होंने, वो भी एंड में, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी तब। 48 प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी विच इज रिगार्डेड एज क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ सबाल्टर्न स्कूल वॉज रिटन बाय रणजीत गुहा, जो कि पायनियर है ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज़ ग्रुप। और उनके डिसाइपल्स पता है दीपेश चक्रवर्ती और गायत्री चक्रवर्ती उनके स्टूडेंट्स हैं रंजीत गुहा के। ये बुक का नाम लिख कर रख लो, प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। रंजीत गुहा के जितने भी बुक्स हैं ना वो सारे लिख कर रखो, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है। 49 हु ऑब्जर्व दैट जस्ट एज डार्विन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, सो मार्क्स डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये है फ्रेडरिक एंजल्स, ये एक फिलोसोफर थे और इन्होंने मार्क्स के बारे में बोला है बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स। 50 consider the following statements concerning Indian national historiography. It eagerly searched for national identity. Correct. Emotional approach did not take over the place of reason. No. The ideal objectivity hardly became a casualty at the hands of nationalist historians. There was glorification of ancient past. तो हमारा आंसर है डी, बिकॉज ए और डी ही राइट है। इमोशनल मतलब एक तरह से रहता है ना, अपने कंट्री से लगाओ, तो वो आता ही है नेशनल हिस्टोग्राफी में। और आइडियल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हार्डली बिकम अ कैजुअलिटी एट द हैंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, ये एकदम वेग स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो खत्म होता है यहीं पर। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ चुकी है। हम और भी वीडियोस एक के बाद एक आप अपलोड करेंगे। अब हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, तो वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड होंगे। ठीक है, इसी